नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे। आपके साथ लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे और आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम मरीजों के हक यानी राइट्स ऑफ पेशेंट्स की बात करेंगे। हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता बबीता झा जी। आप मरीजों के हक से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपको मेरी आवाज़ आ रही है बबीता जी? आपको बता दें कि अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप भी फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120612793 0120612793। आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। रुक करते हैं बबीता झा जी का, जो कि आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। मैम, मरीजों के हक पर कानून और संविधान आखिर क्या कहता है? मैम, आपकी आवाज़ शायद म्यूट है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता बबीता झा जी जुड़ी हुई हैं। उनकी तरफ से शायद कोई तकनीकी मसला आ गया है जिसकी वजह से उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप फिलहाल हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम आपको राइट्स ऑफ पेशेंट या मरीजों के हक के कानून की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि क्या खास हक दिए गए हैं मरीजों को। अगर उनके साथ में कुछ भी गलत होता है या कुछ भी नेगेटिव होता है तो मरीजों के आखिर क्या हक हैं, इन पर आज हम आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नंबर बता देते हैं 0120612793 0120612793। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने। हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं। आज हम बात करने वाले हैं मरीजों के हक पर कानून और संविधान क्या कहता है इस बारे में, और मरीजों के आखिर क्या क्या राइट्स हैं। आज हमारे साथ हमारे लीगल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं बबीता झा जी, जो कि अधिवक्ता हैं, और आज आपको राइट्स ऑफ पेशेंट्स के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मैम? जी, आपकी आ रही है, मेरी आ बहुत रही है। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, आप मरीजों के हक पर कानून और संविधान क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शकों को समझ आए आखिर राइट्स ऑफ पेशेंट क्या होता है, संविधान क्या कहता है। और जब हम कानून की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे बेसिक कानून है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जी उसका आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार देता है लोगों को। जी और ये अधिकार इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए स्पेशल पावर दिया गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। जी और यहाँ पर जीवन के अधिकार क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस में, हाई कोर्ट ने अलग अलग केस में इसको थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या किया है इन चीजों की। तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य का अधिकार है उसको जो जीने का अधिकार में शामिल माना गया है। जी और इसके लिए अलग अलग कानून भी हैं, जो कि ये भी है। एक तो बेसिक लॉ हमारे कहता ही है कि स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन। जी इसमें गरिमापूर्ण जीवन का जो मतलब है ग्रेसफुली जो जीते हैं, उसके में ये भी इंक्लूड है कि हमें मेडिकल असिस्टेंस तो मिले ही, ट्रीटमेंट तो मिले ही, लेकिन वो एक राइटफुल तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से मिले, कि हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट भी हो। तो इसलिए इसमें कुछ और भी कानून इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ और भी राइट इंक्लूड हो जाते हैं, केवल ट्रीटमेंट नहीं है। वहाँ अगर जाते हैं तो हमको बिना किसी भेदभाव के एक समान तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमारा कॉन्सेंट लिया जाना चाहिए, हमें किसी स्टेप से यूज नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट की चीज हो, ऐसे यूज नहीं किया जाना चाहिए। इनकी हमारे इसीलिए प्राइवेसी का राइट भी है, कुछ एक्सेप्शन के साथ, जो मरीज बात कर सके। और भी बहुत अलग अलग कानूनों में बहुत सारे राइट हैं, और जहाँ राइट है वहाँ पर ड्यूटी भी आ जाती है।
अगर हमारा राइट है तो ये प्रोटेक्ट करना ड्यूटी किसकी होगी? कानून की होगी, कोर्ट की होगी। तो फिर उसका भी प्रोविजन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं, अलग अलग कानून में किया गया है। इसमें कंज्यूमर और आईपीसी, अब बीएनएस सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैम, मरीजों को बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेजों को लेने का अधिकार है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या होता है इसमें? जी, जब इस दस्तावेज को लेने का अधिकार की जो हम है, इसको बेसिक रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है। जी हमें एक है कंसेंट दिया जाता है, हम सहमति देते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर हम अपनी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को कंसेंट दे रहे हैं, हॉस्पिटल को कंसेंट दे रहे हैं, तब मुझे ये बात पता होना चाहिए, या कोई ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, इसके क्या प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जी क्या इसके प्लस और माइनस दोनों ही हमें पता होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बातें होती हैं, इसका मतलब है कि हमें हर कुछ, ओरल का तो कोई एविडेंस नहीं होता, जी कि हमें हर कुछ वेल डिफाइंड तरीके से इन्फॉर्म कर दिया गया है। जी और अगर हमें बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए फ्यूचर में, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाके सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। जी। इसलिए, और फिर अगर लीगल हेल्प की जरूरत पड़ जाए, भगवान न करे बट पड़ जाए, जी तो वहाँ भी इसकी जरूरत हो सकती है। जी इसलिए 3 पर्पस है, हमें ये राइट दिया गया, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है कि हमें ये ले सकते हैं। जी। ठीक है मैम, मरीजों को तो हक होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इलाज से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो अस्पताल से ले सकें, लेकिन अगर कोई अस्पताल इनकार कर देता है या कोई हॉस्पिटल मना कर देता है कि नहीं हम दस्तावेज नहीं देंगे, तो ऐसे में मरीज क्या कर सकता है? हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट है तो हमारे पास एक आरटीआई भी होता है, या गवर्नमेंट एडेड है तो जी आरटीआई से भी ले सकते हैं हम। जी अदरवाइज हमारे पास जो सबसे पहले बेसिक तो यही होता है, जो प्रोसीजर है इनिशियल स्टेज से शुरू करना चाहिए, कि पहले हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये चीज इन्फॉर्म करना चाहिए रिटर्न में, जी कि ओरल में कोई प्रूफ होगा नहीं, कि रिटर्न में करना चाहिए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मुझे डिनाई कर दिया गया है। जी तो या तो डिनाई का रीजन बताएंगे क्यों नहीं दिया गया है आपको, जी क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि इसके HIV उसके जो होते हैं बिल्कुल क्लियरली नहीं रखा जाता है, जैसे अदर बीमारी के रहता है, ये अलग एक्ट है। जी तो अगर कुछ ऐसा कवर हो रहा है तो वो वहाँ पर बताएगा। उसके इस बीमारी के मामले में कलर कोड होता है, कोडिंग करके ये इंफॉर्मेशन रखी जाती है, उसका वजह से डेटा रखा जाता है। दूसरी बात है कि उसको ये बताया जाएगा, अगर वहाँ हॉस्पिटल नहीं होता तो एरिया का जो मेडिकल ऑफिसर है उसको बताया जा सकता है। तीसरी जो है गवर्नमेंट स्टेट की जो मेडिकल काउंसिल है, या वो नहीं सुने तो फिर जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल अथॉरिटी है, उसको किया जा सकता है। अगर ये कुछ भी नहीं होता, हमारे पास जुडिशरी तो खुली है ही, जी उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं और इसमें कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर हमें उस इंफॉर्मेशन नहीं मिलने से कुछ लॉस हुआ है, इसको भी मेंशन किया जाना चाहिए कि इसको हमारा राइट था और इस राइट को नहीं मिलने से हमें क्या हुआ। जैसे हम सेकेंड ओपिनियन नहीं ले सके, टाइमली हम इसका डिसीजन नहीं ले सके, इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है मैम, अभी आपने बोला कि जैसे HIV होता है तो उसकी गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार पेशेंट्स को दिया गया है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएं, और आखिर ये अधिकार क्यों दिया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे हर बीमारी में गोपनीयता का अधिकार है, जी कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, और इस अधिकार देने का जो मेन पर्पस है कि पेशेंट डॉक्टर से अपने फ्री होकर बात कर सके। जी कहीं उसे डर होगा कि डॉक्टर उसे बुरी नजर से देखेगा या सोसाइटी में बात फैल जाएगी, हो सकता है वो विदाउट हेजिटेशन नहीं बता सके, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे सोशल स्टिग्मा होता है, या अगर स्टिग्मा नहीं भी हो तो नॉर्मल जैसे इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारी होती है, जी लोग डरने लगते हैं उन चीजों से, उतने अवेयर नहीं होते हैं, तो इन सब के कारण वो फ्री होकर अपनी बात कर सके, इसलिए उसको जो प्राइवेसी का राइट है। लेकिन इस राइट के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सोसाइटी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके भी राइट इतने इम्पोर्टेंट है। सपोज कि किसी को कोई फैलने वाली बीमारी है, तो वो पब्लिक हित में, जनहित में इसको कहा जा सकता है कि ये एक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए किया जा सकता है। अगर किसी को फैलने वाली बीमारी है जैसे, तो उसको थोड़ा सा सेपरेट भी रखा जा सकता है। तो ये उसका राइट का प्राइवेसी नहीं है, ये एक बैलेंस है उस पेशेंट के राइट में और दूसरे पेशेंट के राइट में।
जी ऐसे ही एक केस आया था जिसमें कि एक इंसान जो थे वो एचआईवी पॉजिटिव था। जी उसकी वाइफ जो उर्वी वाइफ थी, शादी के टाइम में वो ये इंफॉर्मेशन चाहती थी, जी तो वो उसने आरटीआई के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, आपको प्राइवेसी का राइट दिया गया है, जी लेकिन आपका ये राइट अगर शादी हो जाती है तो दूसरे पर्सन के लाइफ को भी हर्ट कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर उसका राइट प्रिवेल करेगा, आपका राइट नहीं। तो जी राइट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में दूसरे का राइट को भी प्रिवेल किया जा सकता है, अगर दूसरे का सेम राइट इंजर्ड हो रहा हो तब। जी ठीक है मैम। नॉर्मली है। कोविड काल में अक्सर देखा गया है कि जो खास तौर पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसमें उनको हॉस्पिटल्स में एडमिशन ही नहीं दिया गया है, उनको एडमिट नहीं किया गया है। तो रोगी को अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं को पाने का पूरा अधिकार होता है। अगर कोई अस्पताल उसे दाखिला ना दे तो क्या करना चाहिए? जी, इसमें एक चीज जो है बेसिक चीज कि हम जब हॉस्पिटल का ये राइट है कि ट्रीटमेंट कर, लेकिन आपने जो सही वर्ड बोला है जी कि जो उपलब्ध है सुविधा उसको देने का अधिकार है। जी अगर सपोज कि मुझे हार्ट अटैक हो जा रहा है और कोई मैं जनरल फिजिशियन के पास जाऊंगी जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो मैं उसको नहीं कंपेयर कर सकती। जी तो अगर जैसे कि कुछ बेसिक चीजें हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल पहले लिख देते हैं कि मेरे यहाँ इमरजेंसी सुविधा नहीं है, आप इमरजेंसी के यहाँ एडमिट नहीं होता है, जी वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन सपोज कि मुझे किसी खास ग्राउंड पे, जैसे कि किसी रिलीजन के पर या जेंडर पर या किसी अलग क्षेत्र से आई हुई, इसलिए अगर एडमिट नहीं किया जाता है, एडमिशन नहीं दिया जाता है, या लापरवाही होती है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल स्टाफ की निग्लिजेंस की वजह से एडमिशन नहीं दिया जाता है, जी तो वो परमिसेबल नहीं है, वो पनिशेबल एक्ट होगा। तो इसलिए हॉस्पिटल डिनाई नहीं किया जा सकता है। कोरोना के टाइम ये बहुत ज्यादा हुआ था, तो इसके लिए तो एक उसमें वो एक एक्सेप्शनल केस था, नॉर्मल केस नहीं था। जी हाँ, राइट उसमें सस्पेंड नहीं हुआ था, उस समय भी लोगों को था। एक तो हॉस्पिटल के पास जो मैक्सिमम था कि उनके पास इतनी संसाधन नहीं थे, जी इतने बड़ी नंबर में आ रहे थे पेशेंट, उनके संसाधन नहीं थे। दूसरी बात है कि अचानक से हुआ था तो लोग भी बहुत ज्यादा कैओस वाली सिचुएशन थी। जी लेकिन हाँ, राइट उसमें बहुत लोगों को नहीं किया गया क्योंकि वो कैपेसिटी से ज्यादा हो गया था, हॉस्पिटल कैपेबल ही नहीं थे इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को हैंडल करने के लिए, जी, या कहीं contagious ऑक्सीजन नहीं था, बीमारी थी, जी। इक्विपमेंट नहीं था, जी तो उस केस में नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल केस में विदाउट जस्ट रीजन के एडमिट नहीं करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है हॉस्पिटल का, डॉक्टर का। जी मैडम, अक्सर देखा गया है कि चिकित्सा में लापरवाही होती है। कई बार सर्जरी परफॉर्म की जा रही होती है और डॉक्टर्स के थ्रू टूल्स छोड़ दिए जाते हैं मरीजों की बॉडी में, और ऐसे भी कई केसेस कभी ना कभी हमारे सामने आते ही रहते हैं अक्सर, कि जहां पर चिकित्सा में लापरवाही होती है। तो ऐसे में मरीजों के हक से ये आखिर किस तरह से जुड़ी है? अगर कोई चिकित्सा में लापरवाही होती है तो मरीज क्या कर सकता है? जी, ये तो बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है क्योंकि इससे जान तक भी जा सकती है, जी और ज्यादा तकलीफ होना या किसी लिम्ब का लॉस होना, इस टाइप की सिचुएशन देखा जाता है। कई बार एक लॉन्ग टाइम तक लोग बीमार रहते हैं, जी बॉडली पेन्स रहते हैं, तो ये काफी सीरियस ये एलिगेशन होता है। जी लेकिन इसके लिए प्रूफ करना है कि प्रोसेस जो होता है, प्रॉपर प्रोसेस लेना जी होना, ये भी जरूरी है। जी इसलिए कि कई बार होता है कि पेशेंट ऐसे देखते हैं, पेशेंट के जो रिलेटिव होते हैं कि अरे हमारा पेशेंट तो बिल्कुल सही था, हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी कंडीशन बिगड़ गई, लापरवाही होगी। जी तो यहाँ पर उसको लापरवाही नहीं माना जा सकता है। इसलिए कोई मेडिकल जो बोर्ड होती है वो बैठती है, वो डिसाइड करती है कि क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं या जजेज होते हैं वो इस चीज के लिए एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ मेडिकल ओपिनियन इंपॉर्टेंट रोल रखता है जी कि क्या सच में चिकित्सीय लापरवाही थी। जी अब सेकंड चीज आता है कि लापरवाही कितने कैटेगरी का किस स्टेज में हो सकता है। जी तो अगर डायग्नोस स्टेज में भी हो सकता है, अगर गलत डायग्नोस हो गया, गलत बीमारी आइडेंटिफाई हो गया और गलत ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हो जाएगा। जी एक ये लापरवाही हो सकती है। ट्रीटमेंट के दौरान मेडिसिन देने के लिए या गलत अंग का ऑपरेशन कर देने पे मेडिसिन का जो होता है क्वांटिटी गलत देना। अभी लास्ट ईयर केस आया था जिसमें एक छोटी बच्ची को एक ऐसा दवा दे दिया गया डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए, जी जो कि डेंगू के कंडीशन में देना मना था, जी तो इसलिए उसको डेथ हो गई फाइनली, तो उसको पनिशमेंट उसको हेल्प किया गया था जी क्योंकि डॉक्टर के काउंसिल ने भी यही माना था। जी और उसका पोस्ट केयर, और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब कोई सर्जरी परफॉर्म होती है या मेडिकल एक टीम का काम होता है ट्रीटमेंट,
जी जिसमें कि डायग्नोसिस में भी हो सकता है टेक्नीशियन कोई डिफरेंट हो। जी कई बार नर्सेस की लापरवाही देखी गई है। जी मेन डॉक्टर तो सर्जरी करके चला गया, लेकिन बाद में जो दूसरे टीम मेंबर होते हैं, जी एनेस्थेसिया वाले जो होते हैं, उनकी लापरवाही देखी गई है। जी तो इस कंडीशन में वाइकेरियसली लायबल होंगे डॉक्टर या उनकी टीम और उनका जो हॉस्पिटल है ये। ठीक है, तो बेसिकली जो बोर्ड होता है वो दोनों एस्पेक्ट्स को देखता है कि असल में गलती जी किसकी है, और अगर गलती ठहराई जाती है तो उसके हिसाब से कार्यवाही होती है। ठीक है, अगर चिकित्सा में लापरवाही के लिए हॉस्पिटल की ही गलती निकलती है तो मुआवजे की मांग मरीज आखिर कैसे कर सकता है? जी, मरीज मुआवजे की मांग के लिए एक कोर्ट जो है एक मोटा मोटी फॉर्मूला बना के रखता है, जी क्योंकि जो इंसान की अगर जान चली जाती है उसका तो मुआवजा नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए जैसे कि उसका लाइफ कितनी हो सकती थी, जनरली 70 ईयर हम मान के चलते हैं। लास्ट ईयर शायद लास्ट ईयर का ही केस है, 1-1.5 साल पहले का, जिसमें किसी के वाइफ, डॉक्टर दोनों थे, हस्बैंड और वाइफ की डेथ हो गई थी गलत ट्रीटमेंट की वजह से। उसमें वो 36 ईयर की लेडी थी, 70 ईयर माना गया, कितना अर्न कर रही थी, इस टाइप के सिचुएशन आए। मतलब टोटल एक फॉर्मूला होता है, जी उसमें जो ये इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड होता है कि कितना वो एक्सपेंस अर्न कर सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी, फिर भी तो कुछ लॉस होगा ना। तो अगर वो मेंटल हैरासमेंट हो रहा है, इमोशनल हो रहा है लॉस, और ये सारे लॉस इंक्लूड करके वो एक फॉर्मूला सा एक मोटा तौर पे एक अमाउंट फिक्स किया जाता है। जी ठीक है, अगर चिकित्सा में किसी तरह की लापरवाही होती है तो क्या इसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर भी दर्ज किया जा सकता है? बिल्कुल। और लापरवाही के मामले में दो चीजें कि हम क्या रिलीफ करते हैं चाहते हैं, इस जी। पर डिपेंड करता है कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। जी या तो किसी की डेथ हो गई या किसी को कुछ लॉस हुआ है नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो मुआवजा ले सकता है। जी कंपनसेशन के अलावा वो पनिश भी करवाना चाहता है कि जिसके कारण मुझे ये लॉस हुआ है उसको जी। कुछ पनिशमेंट भी मिले, ताकि जी। वो और किसी को ऐसा नहीं कर सके। जी तो अगर मुआवजे की केस होगा, कंज्यूमर कोर्ट में होगा, सिविल कोर्ट में भी हो सकता है। जी लेकिन अगर एफआईआर उस केस में होगा जहाँ पर सीरियस ये है, लॉस है, जी और उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। जी तो वहाँ पर पहले जो था, जब 2023 से पहले 304 था आईपीसी का, जी जिसमें लापरवाही के डेथ के मामले आते थे, जी और अदर थे लापरवाही से चोट वगैरह लगना। जी लेकिन अब जो है इसके लिए अलग सेक्शन वही है, सब सेक्शन अलग कर दिया गया है, मेडिकल नेग्लिजेंस को अलग लिया गया है। इसमें अगर डेथ होती है, क्योंकि डॉक्टर कोई जानबूझ के नहीं मारना चाहता है, जी गलती से डेथ होती है, इंटेंशन नहीं होता है, तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, जी जेल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल की सजा। अगर कुछ लॉस हुआ है, बॉडली लॉस है कुछ, तो उस केस में 2 साल तक की सजा हो सकती है। उसको अकॉर्डिंग टू लगभग माना जाता है वैसे जैसे उसके कारण किसी को इंजरी हुई है, जी बीमारी है, कोई चोट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंजरी ही माना जाता है। जी और ये दोनों एक साथ भी हो सकता है, जी सजा भी हो सकती है और कंपनसेशन भी मिल सकता है, लेकिन एफआईआर हो सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जी ठीक है, और अगर इलाज के दौरान अस्पताल जो होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बिल बना देता है, यानी कि बिल को इन्फ्लेट कर देता है, तो इस मामले में आखिर लोग क्या कर सकते हैं, या फिर अस्पताल में दवाई ना मिले तो इसको लेकर के क्या किया जा सकता है? जी, दवा नहीं मिले तो इसके लिए, अगर 1-2 दवा नहीं मिले तो बहुत सीरियस नहीं होता है एलिगेशन, जी कि बिल्कुल। उसको आप उसी हॉस्पिटल के अथॉरिटी से बात कीजिए। अगर रेगुलर दवा नहीं है तो स्टेट के अथॉरिटी से, अपने एरिया के मेडिकल अथॉरिटी से, जैसे कंप्लेन नेग्लिजेंस के मामले में है वैसे ही कर सकते हैं कि स्टेट अथॉरिटी से, मेडिकल काउंसिल या इसके स्टेट नेशनल काउंसिल से कर सकते हैं। जी अगर चाहे तो इसमें कंज्यूमर फोरम में भी जाया जा सकता है, अगर मेडिकल नहीं मिले तो, क्योंकि सर्विस में कमी मानी जाती है। जी अब दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि अगर ज्यादा बिल बना दे, और इस टाइप के केसेस हाल के दिनों में बहुत सारे आए हैं मीडिया में। जी तो कई बार होता है कि अगर हॉस्पिटल महंगी है, आपको पता है कि हॉस्पिटल महंगा है, ये इसका इतना बिल आया, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो, उससे ज्यादा बिल बनाना नहीं कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट आपको अचानक से बिल थमा दिया जाता है, जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसका कोई जस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जी तो उस केस में ये बहुत ही सीरियस नेग्लिजेंस माना जाता है कि उसे फ्रॉड हो जाता है। ये जी कुछ केसेस ऐसे, हालांकि प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसे माना गया कि डेथ हो गई थी या फिर भी बिल बनाते रहे थे हॉस्पिटल,
ऐसे केस भी आए हैं कोर्ट के सामने। तो उस केस में भी यही है कि पहले तो आप हॉस्पिटल से कहिए, हॉस्पिटल के पास भी अपना चेक का कोई होता है एक सिस्टम, कि वो अगर उनके किसी स्टाफ से गलती हो गई है जी कैलकुलेशन में तो उसको चेक कर सकते हैं। जी अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोसेस है कि वो अपने स्टेट के पास जाइए, स्टेट अथॉरिटी मेडिकल काउंसिल के पास, क्योंकि मेडिकल काउंसिल भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। जी ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। जी तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए जो चाहे मेडिकल अथॉरिटी उसको पनिश कर सकता है। जी अगर वहां से नहीं आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ नहीं एक्शन हो रहा है या आप ज्यादा एक्शन चाह रहे हैं जी तो फिर कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में जाया जा सकता है, मेडिकल बिल के लिए भी और मेडिसिन नहीं मिलने के केस में भी, दोनों ही केस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे लिए अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता बबीता झा जी, जो कि आपको बता रहे थे राइट्स ऑफ पेशेंट या फिर मरीजों के अधिकारों के कानूनों के बारे में। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।